हल्का हो गया। आने लगा। ठीक है, जो भी थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें जान जो काम आएगा ना। यस। देखो, एक तो तुम्हें पढ़ना है कि जो लीफ है वो लीफ अंदर से कैसा दिखता है, यानी लीफ का एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर से वो कैसे दिखते हैं, हाँ इंटरनल पार्ट। अब लीफ का एनाटॉमी तुम्हें पढ़ने दो तरह के, जैसे तुमने रूट के एनाटॉमी पढ़े डाइकोट और मोनोकॉट, स्टेम में भी पढ़ा डाइकोट और मोनोकॉट, तो लीफ में भी पढ़ोगे दो तरह के, एक होगा डाइकोट और एक मोनोकॉट। और इनके फिगर तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर इनके डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंस आसान है, लॉजिकल ढंग से करोगे तो। डाइकोट लीफ मोनोकॉट लीफ में डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से, तो मैं एक फिगर से समझा रहा हूं। लीफ जो भी होगा ये तो दिख रहा है, ये कॉपी दिख रहा है। तो लीफ में सबसे पहले ये तो बाहर का एपिडर्मिस हो गया, बाहर का कवरिंग अपर एपिडर्मिस, सबसे लास्ट वाला कवरिंग लोअर एपिडर्मिस, और जो पेजेस हैं बुक्स है ये बीच का हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर में मीजोफिल कहते हैं, यानी कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, जिसे तुम क्लोरेनकाइमा कहते थे, क्लोरेनकाइमा कहते थे, वही है। बस यही तो स्ट्रक्चर है। तो जब लीफ को तुम देखोगे तो हमने पढ़ा था कि रूट में भी 3 पार्ट होते हैं, स्टेम में भी 3 पार्ट होते हैं, लीफ में भी 3 ही पार्ट होंगे। एक होगा ईटीएस जो बाहर का कवरिंग बनाएगा, यानी हाँ ये वाला, ये कवरिंग बनाएगा, ये कवरिंग बना दिया, ये हो गया ईटीएस। फिर सेंटर में होगा वीटीएस। वीटीएस कहने का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम हो जाएंगे, और इसको कवर करने वाला कुछ होगा। ठीक है, जाइलम फ्लोएम को हम लोग कहते हैं वेस्कुलर बंडल। तो जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल हो गया, उसको कवर करने वाले ये होंगे बंडल सीथ। बंडल सीथ का मतलब लेयर, बंडल जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल, कवर करने वाला वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल बंडल सीथ, और बीच में होंगे ग्रीन कलर वाले सेल, जिसको फोटोसिंथेसिस करना है। इनमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट हैं और इनको फोटोसिंथेसिस करना है। यानी ये एक सेल है जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया, ये सेल है, और इस सेल को करना है फोटोसिंथेसिस, इस सेल को फोटोसिंथेसिस करना है। बस यही आपको पढ़ना है। तो ये चारों तरफ से होंगे, ढेर सारे होंगे, ये मीजोफिल ढेर सारे होंगे, नीचे में थोड़े राउंडेड दिखते, क्यों अभी डिस्कस करते हैं। तो बस यही है, जैसे कि एनसीईआरटी में तुम फिगर देखोगे तो आपको 1 मिनट, कहाँ हम लोग पहुंच गए, हाँ, तो एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो फिगर दिखेगा, ये लीफ का फिगर दिख जाएगा ना, कि देखो पहले ये जो पिंक वाला ऊपर में दिख रहा है इपिडर्मिस, हाँ लिख दिया एडेक्सियल। एडेक्सियल का मतलब ऊपर वाला इपिडर्मिस, क्योंकि इपिडर्मिस तो 2 है, एक ऊपर का है एक नीचे का है, तो उन्होंने केवल नाम चेंज कर दिया है। एडेक्सियल मतलब ऊपर वाला, बेस मतलब नीचे, बेस मतलब होता है नीचे, तो नीचे का जो है वो एबैक्सियल है। बीच में ग्रीन वाले हैं मीजोफिल, ऊपर में थोड़ा बड़े बड़े लंबे लंबे खंबे नुआ दिखेंगे पैलिसेड, और नीचे में थोड़े छोटे छोटे गैप वाले दिखेंगे ना, जिसे एनसीईआरटी ने राउंडेड वाला लिखा है स्पॉन्जी मीजोफिल। बाकी बीच में जाइलम फ्लोएम दिखा होगा, बंडल सीथ दिख रहा होगा, बस यही है, मतलब ज्यादा हाई फाई नहीं है। लीफ में बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है कि अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, बीच में सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, लेकिन मोनोकॉट एंड डाइकॉट में डिफरेंस कैसे करें, तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। देखोगे कि सबसे पहले देखो कि डाइकॉट में ये स्टेम है, स्टेम है, और ये लीफ है। लीफ का ओरिएंटेशन देखना, लीफ का ओरिएंटेशन देखना, यानी लीफ ऐसे, स्टेम है और लीफ ऐसे है। ठीक है, ये डाइकॉट की कहानी, यहीं से सारी चीज क्लियर हो जाएगी, डाइकॉट की कहानी। और मोनोकॉट में लगभग आपको जो लीफ दिखेगा वो लगभग पैरेलल दिखेंगे, 100% पैरेलल तो नहीं है, लगभग वो जो भी स्टेम है उसके पैरेलल में खड़ा हुआ दिखेगा। तो मोनोकॉट में क्या होगा कि दोनों सरफेस पे लाइट, सनलाइट इक्वल गिरेंगे। मोनोकॉट जो है उन पे दोनों सरफेस पे लाइट तो इक्वल गिरेगा मोनोकॉट पे।
तो Yes. दोनों तरफ इक्वल लाइट गिरेंगे, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो क्लोरोफिल है दोनों साइड इक्वल होंगे। अगर दोनों सरफेस पे अपर ये ऐसे इधर भी सेम लाइट इधर भी सेम लाइट, तो दोनों तरफ अगर लाइट सेम गिरेगा तो जाहिर सी बात है दोनों के तरफ में क्लोरोफिल जो है अमाउंट भी सेम होगी, तो दोनों Yes. कलर भी इक्वल दिखेंगे, दोनों का Yes. कलर भी इक्वल दिखेगा। और सेकेंड चीज है कि अगर दोनों तरफ में सनलाइट इक्वल गिर रहा है तो दोनों तरफ स्टोमाटा का नंबर भी इक्वल होंगे, दोनों की तरफ स्टोमाटा भी इक्वल है, Yes. क्योंकि डाइकोट में क्या है कि ऊपर के सरफेस पे ज्यादा सनलाइट आ रहा है, ऊपर के सरफेस पे ज्यादा सनलाइट आ रहा है, वो ऐसे है। अगर वो ऐसे है तो सनलाइट ऊपर ज्यादा आएगा, नीचे में कम आएंगे, तो ऊपर में क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो ऊपर ज्यादा ग्रीन दिखेगा और नीचे में कम ग्रीन दिखेगा। इसलिए पीपल के पत्ते को उठा करके देखते हो, नीचे में गिरा हुआ रोड पे देखा होगा बहुत सारे पत्ते, तो ऊपर में ज्यादा डार्क कलर का ग्रीन दिखेगा, नीचे में भी ग्रीन है लेकिन लेस डार्क है, वो हल्का ग्रीन दिखेगा, ऊपर में ज्यादा डार्क दिखेगा। लॉजिक क्या है कि ऊपर की तरफ सनलाइट ज्यादा गिरेगा, सनलाइट ज्यादा गिरेगा तो सनलाइट को पकड़ना है, फोटोसिंथेसिस करना है, उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए, तो ऊपर में क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा यानी ग्रीन कलर ज्यादा होंगे। इसलिए यहाँ के मीजोफिल सेल बड़े बड़े होते हैं क्योंकि उनको ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट रखने हैं, तो मीजोफिल बड़े बड़े साइज के होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे ना, कि ज्यादा सनलाइट को पकड़ सके। अब ऊपर में सनलाइट ज्यादा आएगा तो वाटर लॉस का भी डर है, ऊपर में लाइट ज्यादा आ रहा है, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो पानी निकलने का भी डर है, इसलिए इन्होंने स्टोमाटा को नीचे के सरफेस पे ज्यादा बनाया। मुझे स्टोमाटा का काम क्या है, CO2 को पकड़ना, तो मुझे CO2 लेना, मैं नीचे की तरफ ज्यादा बना लूंगा, मुझे 100 स्टोमाटा बनाना है, तो हो सकता है कि मैं ऊपर की तरफ एक भी स्टोमाटा ना बनाऊं और सारे के सारे 100 नीचे की तरफ बना दूं, या 4 5 10 बना दूं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ज्यादा बनेंगे, ऊपर के सरफेस पे कम स्टोमाटा, नीचे की तरफ में ज्यादा, नीचे में गर्मी सनलाइट कम गिर रहा है। और तीसरा जो होगा, अब यहाँ पास कि ऊपर के सरफेस पे अगर ज्यादा सनलाइट गिर रहा है तो यहाँ के जो मीजोफिल सेल है बड़े बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, और नीचे की तरफ में सनलाइट कम आ रहा है तो राउंडेड होंगे, थोड़े से खोखले होंगे, बीच बीच में खाली जगह होगा, और खोखले जो मीजोफिल होंगे उसे कहेंगे स्पॉन्जी। यहाँ मीजोफिल सेल भी अपर सरफेस पे अलग है, लोअर सरफेस पे अलग है। अपर सरफेस पे ग्रीन कलर भी ज्यादा, नीचे की तरफ में कम है, अपर सरफेस पे स्टोमाटा कम है, नीचे के सरफेस पे ज्यादा है, इसलिए पानी को रोकने के लिए क्यूटिकल होते थे, क्यूटिकल पतला लेयर, तो जाहिर सी बात ऊपर से ज्यादा पानी निकलने का डर है क्योंकि गर्मी तेज है, इसलिए क्यूटिकल ऊपर में मोटा होगा और नीचे में जो क्यूटिकल होंगे थोड़े पतले होंगे। तो डाइकोट हर मामले में क्या ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस क्या इक्वल या अनइक्वल है, हर मामले में अनइक्वल है। कलर के मामले में देख लो, स्टोमाटा के नाम मामले में देख लो, मीजोफिल सेल के बारे में देख लो, ऊपर में अलग है नीचे में अलग है, तो हर मामले में डाइकोट का दोनों सरफेस अनइक्वल है, तो एनसीईआरटी ने इसका नाम दिया डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सल मतलब ऊपर का साइड, वेंट्रल नीचे, दोनों का लीफ जो है वो अलग अलग दिख रहा है, इसलिए डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहेंगे। अब मोनोकॉट देखो, मोनोकॉट पे दोनों तरफ एक समान लाइट गिरा तो कलर भी एक समान होगा, और दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में लाइट गिरेगा तो स्टोमाटा भी दोनों तरफ इक्वल गिरे होंगे, स्टोमाटा का नंबर भी इक्वल होगा, और दोनों तरफ सनलाइट एक समान आ रहा है तो मीजोफिल भी एक समान ही तो बनेगा, मीजोफिल सेल भी एक समान बनेगा, उनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल भी एक समान बनेंगे। तो मोनोकॉट में जो लीफ है वो हर मामले में एक समान दिख रहा है दोनों सरफेस, इसलिए हम लोग मोनोकॉट को कहते हैं आइसो बाइलैटरल लीफ, मोनोकॉट को कहेंगे आइसो बाइलैटरल लीफ। आ गई बात समझ में? तो 5 डिफरेंस ऐसे ही याद हो, आप 5 डिफरेंस आसानी से लिख सकते हो। क्या आपने बस ओरिएंटेशन देखा, ये डाइकोट का है ये मोनोकॉट का है, अपनी चीजें क्लियर हो गई। जो डाइकोट का है ऊपर के सरफेस पे ज्यादा लाइट, नीचे के सरफेस पे कम, ज्यादा लाइट तो ज्यादा ग्रीन, ज्यादा क्लोरोफिल, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, नीचे की तरफ कम क्लोरोप्लास्ट कम क्लोरोफिल कम ग्रीन दिखेगा। ऊपर के सरफेस पे
सनलाइट ज्यादा आएगा तो स्टोमाटा कम होंगे, नीचे के सरफेस पे स्टोमाटा ज्यादा होगा। सनलाइट ज्यादा आएगा, पानी का लॉस ज्यादा हो सकता है, इसलिए ऊपर की तरफ क्यूटिकल मोटे होंगे और नीचे में क्यूटिकल कम होंगे, पतले होंगे। और जो मीजोफिल है इधर बड़े बड़े दिखेंगे और नीचे में थोड़े छोटे छोटे लूज होंगे। स्पॉन्जी मतलब जैसे पनीर होता है, छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना, पोरस होता है, या केक देखा है छोटे छोटे गैप्स होते हैं, तो उसी को कहते हैं स्पॉन्जी नेचर का है। तो एनसीईआरटी ने इसी को कहा है स्पॉन्जी मीजोफिल। अब मोनोकॉट में तो कुछ भी नहीं करना है, तो डाइकॉट में दोनों सरफेस अलग अलग है, इसलिए नाम देंगे डॉर्सी वेंट्रल। और मोनोकॉट में क्या है, दोनों सरफेस पे इक्वल लाइट है, कलर इक्वल है, क्यूटिकल का थिकनेस इक्वल है, स्टोमाटा का नंबर इक्वल है, हर मामले में लगभग इक्वल है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, आइसो बाइलैटरल लीफ। बस यही तो करना है, बहुत ही आसान सा है। तो ये एनसीईआरटी का फिगर देख लो, ये आपको डाइकॉट का फिगर दिख जाएगा, बहुत ही आसान है। कि ऊपर में उन्होंने क्या बनाया है, एपिडर्मिस याद करना है, अपर वाले को कहेंगे एडैक्सियल, नीचे वाले को कहेंगे एबैक्सियल। ऊपर में जो मीजोफिल है, मीजो मतलब मिडिल, दो सरफेस के मिडिल में जो लीफ है उसको नाम देंगे मीजोफिल। ऊपर की तरफ जो है वो नाम दिया पैलिसेड। पैलिसेड यानी बड़े बड़े पैर, लंबे लंबे खंबे नुमा है ना एक दूसरे के। और देखो ज्यादा ग्रीन भी दिख रही होंगी, और नीचे में तुम्हें थोड़ा कम ग्रीन वाला दिख रहा है क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट कम है, जिसे नाम दिया है स्पॉन्जोई मीजोफिल। बीच बीच में खाली खाली जगह है जिसमें हवा भरा हुआ है, तो नाम दिया एयर कैविटी। ठीक है, और नीचे में देखो स्टोमा वर्ड यूज किया है। स्टोमा अकेले को कहते हैं, बहुत सारा हो गया तो स्टोमाटा कहेंगे, अकेला एक पोर है, छोटा सा गैप है तो स्टोमा कहेंगे, बहुत सारे हैं तो स्टोमाटा कहेंगे। और यहाँ पर देख लो जाइलम फ्लोएम भी दिख गए और बंडल सीथ भी दिख गया। अब यहाँ पर एक ही चीज तुम्हें नया दिखेगा जो फिगर के फॉर्म में तुम्हें बताता हूं तो शायद क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो हो गया तुम्हारा अपर एपिडर्मिस जिसे हम कहेंगे एडैक्सियल। ठीक है, स्टोमाटा होंगे कम होंगे। ठीक है, नीचे के तरफ में स्टोमाटा ज्यादा होगा, ये तो बता ही दिया। एक को कहेंगे स्टोमा, बहुत सारे होंगे तो प्लूरल में कहेंगे स्टोमाटा। चलो, अब यहाँ पर तुम्हें मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आप आराम से जाइलम और फ्लोएम बना दीजिए। जाइलम और फ्लोएम को कवर करने के लिए आपने जो येलो कलर का लेयर बनाया इसका नाम बंडल सीथ। और यहाँ पर मीजोफिल बड़े बड़े खंबे नुमा, ठीक है, और इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, वही क्लोरोप्लास्ट होगा उसी के अंदर क्लोरोफिल होगा। तो ये है पैलिसेड वाले, लंबे लंबे हैं, ये पैलिसेड वाले बन गए, पैलिसेड वाले बन गए। ठीक है, ठीक है, पैलिसेड वाले बन गए। इसी को तुमने पढ़ा होगा क्लोरिन काइमा के नाम से। है तो मीजोफिल कुछ होता थोड़ी है, मीजो तो इसलिए कहा कि मिडिल में है, एक्चुअली में तो पैरेनकाइमा है और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो नाम दे दिया क्लोरिन काइमा। नीचे की तरफ में ये है, ये है, ये वाले कम ग्रीन वाले होंगे स्पॉन्जी और बीच में खोखले होंगे, खोखले होंगे। ठीक, और एनसीईआरटी ने एक और वर्ड यूज किया था उसको समझ लो पहले। एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया था सब स्टोमेटल कैविटी, देखोगे तो ठीक है। सर ये क्या, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा का फिगर वगैरह बता रखा है तुम्हें ना। स्टोमेटा में आपको याद रखना है दो चीज हो गई कि एक गार्ड सेल होगा बीच में, हाँ ठीक है। तो यहाँ स्टोमेटा के जस्ट नीचे ये कैविटी है ना, खाली जगह है, जस्ट स्टोमेटा के नीचे ये खाली जगह है, इसलिए कहेंगे सब स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटा के नीचे, सब मतलब नीचे, उसके नीचे कैविटी है तो नाम दिया सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, और बीच बीच में जो कैविटी स्टोमेटा के नीचे है सब स्टोमेटल कैविटी, बाकी तो ये एयर स्पेस वाला है, एयर कैविटी है, एयर कैविटी है, ये सब तो आपको समझ में आएगा, एयर कैविटी वगैरह समझ में आएगा। अब तुम्हें करना क्या है कि जो बंडल सीथ है, ये बंडल सीथ से कुछ और सेल का एक्सटेंशन होगा। ये देखिए नीला कलर वाला, वहां पे एनसीईआरटी ने ढेर सारे बनाए हैं। ये क्या है, नीला वाला, तो ये बंडल सीथ जो है उसी के कुछ लेयर एक्सटेंड हो गए। येलो वाला क्या था, बंडल सीथ था,
उसी के Yes, और भी कुछ और नए लेयर बन गए, तो इसे कहते हैं बंडल सीथ एक्सटेंशन। हालांकि एनसीईआरटी 11th में भी कुछ लिखा नहीं इसके बारे में, बस फिगर में दिया है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जो बंडल सीथ है उन्हीं के और लेयरिंग होगी, और कई सारे लेयर बन गए, तो नाम दे दिया गया बंडल सीथ एक्सटेंशन। बंडल सीथ एक्सटेंशन, तो ये नया चीज सीखा, ये बंडल सीथ के एक्सटेंशन हो गए, बंडल सीथ एक्सटेंशन। चलो चलो ठीक है, तो ये काम क्या करेंगे, बस प्रोटेक्शन देने का, समझो कि जो बंडल सीथ है उनको चारों तरफ से कवर करने का काम कर रहे हैं, इनको फोटो से मतलब नहीं है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले, तो डाइकॉट में क्या क्या पढ़ा, देख लो, फिगर तो हमने बनाई है। yes, सबसे पहले लिखा है वर्टिकल सेक्शन, यानी तुमने जो लीफ लिया है उसका हॉरिजॉन्टल नहीं कट करना है, लीफ को ऐसे काटना है, यानी ऐसे, ऐसे काटोगे तभी तो दिखेगा ये ले, तुम्हें yes, ऐसे नहीं काटना है। रूट में ऐसे काटा था हॉरिजॉन्टल, स्टेम yes, में yes, ऐसे काटा था, लेकिन हम लीफ में वर्टिकल सेक्शन vertical pattern. ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना, लैमिना मतलब पत्ती, वही लीफ का जो शो थ्री मेन पार्ट, उसमें तीन मेन पार्ट दिखे, इपिडर्मिस बाहर का कवरिंग, Yes, मीजोफिल बीच में, एंड वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम फ्लोएम। द yes, इपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस, इपिडर्मिस दोनों सरफेस पे है, अपर को एडैक्सियल कहेंगे yes, एंड लोअर को एबैक्सियल कहेंगे, ये abdomen. एनसीईआरटी। और द लीफ एज कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस वर्ड मैंने बोला कई बार बायो में यूज किया जाएगा ना, वेल डेवलप्ड, कॉन्स्पिकुअस का कहने का मतलब वेल डेवलप्ड ना, कि आपको, ठीक है, क्यूटिकल अच्छे खासे दिख जाएंगे, ऊपर में थोड़े ज्यादा मोटा, नीचे में कम मोटे दिखेंगे, लेकिन दिख जरूर जाएंगे, आपको लेयर दिख जाएगा, ठीक है। सर काम क्या करेगा, ये पानी को जाने से रोकता है। सेकेंड लिखा है कि द एबैक्सियल एपिडर्मिस यानी लोअर वाला जनरली बियर मोर स्टोमाटा, स्टोमाटा का नंबर ज्यादा होगा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल के कंपैरिजन में लोअर में ज्यादा होंगे, ठीक है। इसी को कहेंगे हाइपोस्टोमैटिक, हाइपो का मतलब नीचे, जबकि मोनोगॉट में दोनों तरफ इक्वल स्टोमेटा है, तो इसे कहेंगे हम लोग एम्फीस्टोमैटिक, एम्फी का मतलब बोथ, दोनों तरफ इक्वल स्टोमेटा है, Yes, एम्फीस्टोमैटिक। चलो एनसीईआरटी का सेकंड वर्ड क्या है, द लेटर में इवन लैक स्टोमाटा, हो सकते हैं कभी कभी कि अपर सरफेस पे स्टोमाटा हो ही ना, केवल लोअर सरफेस पे, बताया भी था कि 100 स्टोमाटा है, हो सकता है ऊपर में 0 है, नीचे में 100 है, हो सकता है 4-5 ऊपर में होंगे, बाकी सारे कहां होंगे, नीचे की तरफ होंगे 95। चलो अब एनसीईआरटी का सेकंड वर्ड क्या है, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में जो सेल है उसे मेसोफिल कहेंगे। एंड मेसोफिल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और काम क्या करेगा, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में काम, इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, बोला था कि टिश्यू तो ही तीन ही तरह के, पैरेन्काइमा, पॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो यहाँ मेसोफिल आकर किससे बने, पैरेन्काइमा के बने। इट इज अ टू टाइप्स, दो तरह के, एक पैलिसेड, पी फॉर पैरेलल, लंबे लंबे खंबे नुमा, एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। द एडैक्सियली प्लेस यानी ऊपर की तरफ प्लेस पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, लंबे, व्हिच आर अरेंज वर्टिकली, वर्टिकल समझ में, एक उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, एक फिर दो फिर तीन, एक के ऊपर एक है तो वर्टिकली, vertical. एंड पैरेलल, एक तो ऐसे भी होगा, फिर ऐसे होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा, पैरेलल भी तो क्या ना, एक के ऊपर Yes, एक, एक दो तीन ऐसे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो पैरेलल भी तो अरेंज है टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल भी तो है। द ओवल और राउंड और लूजली, बोला था पनीर वाला कि वहां पर राउंड होंगे, ठीक है, स्फेरिकल होंगे, ओवल होंगे, लूजली अरेंज, बीच बीच में कैविटी होगी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा is situated below the palisade, palisade के नीचे होगा, and extend to the lower epidermis, और वो कहां तक extend कर जाएंगे, lower epidermis तक। There are numerous large space, बीच बीच में बड़े बड़े स्पेस दिखेंगे, ठीक है, and air cavity between these cells, इनके बीच में गैप दिखेगा, जिसे आप इंटरसेलुलर स्पेस कहते थे, उसी को यहाँ पर नाम दे दिया गया एयर कैविटी, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स, अब वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है, तो जाइलम फ्लोएम आएंगे, विच कैन बी सीन इन द वेन इन द एंड द मिडिल, बोलिए ये क्या है,
तो ये चीज तो आपने सर यहाँ पे जो एयर कैविटी है सर, तो वो तो इंट्रा सेलुलर स्पेस ना होगा। सेल 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 के अंदर खाली जगह ये हो गया इंट्रा, और ओह सेल यस, सेल के बीच में हो गए इंटर। आई बात यस समझ? इसलिए तो बोलते हैं दो स्कूल के बीच में कोई कंपटीशन हुआ तो बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, और एक ही स्कूल के अंदर में दो क्लास के बीच में हो रहा है, दो सेक्शन के बीच में हो रहा है, एक ही स्कूल के अंदर में आपस में बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। आई बात समझ? यस ठीक है। हाँ, तो तुम्हें बताना था कि ये देखिए ये लीफ है, लीफ देखा होगा पीपल के पत्ते का, ठीक है। तो बीच में आपको जो ये दिखेगा मोटा सा, ये है मिडरिप, मिडरिप मेन वेन या मिडरिप कहेंगे। इसमें क्या है, अरे जाइलम फ्लोएम ही तो है, जाइलम और फ्लोएम कहाँ है, यही तो इसी में मिडरिप में है। और साइड में यहाँ पर कुछ और होंगे, इसे लैटरल वेन कहेंगे। क्या कहेंगे? लैटरल, लैटरल, क्योंकि साइड में है। और लैटरल वेन से फिर से यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आपने देखा होगा और भी बनेंगे, इसे कहेंगे वेनलेट। क्या कहेंगे? वेनलेट। आई बात समझ में? तो ये जो हरा वाला है वो क्या है? वेनलेट है। तो बीच वाला मिडरिप, साइड वाला वेन, लैटरल वेन, और उसके बाद में छोटे छोटे जो बन गए वो क्या बन गए? वेनलेट। ये वेनलेट बन गया। बोले ठीक है। अब करना क्या है, तो यहीं पर एनसीईआरटी ने देखा है कि बता सकते हो साइज, तो बोलेगा हाँ सर ये देखिए ये जो मोटा वाला है जो मिडरिब है, तो मिडरिब तो मोटे हैं, यानी कि यहाँ के वेस्कुलर बंडल बड़े साइज के होंगे। जो साइड में है जो रेड वाला है ये लैटरल वेन है, तो इसके साइज थोड़े छोटे होंगे लैटरल वेन के। फिर अंदर में और पतले होंगे, वेनलेट होंगे, और साइज छोटे होंगे। तो ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। देखिए तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है यहाँ पास कि which can be seen in the vein and in the midrib, बताया था lateral vein, वेनलेट। the size of vascular bundle are dependent on the size of the vein। मिडरिब का साइज क्या था? मोटा था, तो वहां पर वेस्कुलर बंडल बड़े होंगे। और साइड वाले क्या होते हैं? लैटरल वेन पहले मोटे होते, धीरे 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 पतले हो जाते, खत्म। मोटे धीरे 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 खत्म हो जाते हैं, तो यानी पहले मोटे थे फिर धीरे धीरे उनका साइज घटा। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेरिएशन। बीच में मोटा, साइड में पतले वाले दिख रहे हैं, तो साइज तो अलग अलग दिख रहा है। ठीक है। द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। चारों तरफ से कौन है? बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ था। ठीक है। अब बोला कि लुक एट द फिगर 6.8 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल। अब जाइलम का पोजीशन को बता दीजिए। तो जाइलम आपको दिख ही रहा है, फिगर आपको समझ में आ ही गया तो कर ही लोगे। ये एनसीईआरटी का फिगर है, तो बता दीजिए जाइलम आपको दिख रहा है। अब देखो आइसोबायलैटरल से, इसको देखो, इसको मैंने बोला था ना, इसकी लीफ को क्या कहेंगे हम लोग? डॉर्सी वेंट्रल। नहीं नहीं, जो डाइकोट का था, D4 डाइकोट, D4 डॉर्सी वेंट्रल। और इसे क्या कहेंगे हम लोग? आइसोबायलैटरल। क्यों? समझो। The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of dorsiventral, 100% similar ही है लगभग। It show the following characteristic different, तो difference का है सर। In an isobilateral leaf, the stomata are present on both the surface, दोनों सरफेस पे लगभग इक्वल होंगे। एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, यहां मेसोफिल सेल में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये नीचे का फिगर देखो, ये है मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेसोफिल लगभग लगभग स्पॉन्जी की तरह है, लेकिन कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तुम नहीं बोलोगे कि स्पॉन्जी है, पैलिसेड है स्पेरिकल वाले ही, लेकिन सभी तरफ एक समान के ही दिख रहे हैं, 100% एक समान दिख रहा है। ठीक है, वहां अलग अलग दिख रहे थे। ठीक है, और बाकी चीजें लगभग लगभग सेम है। वहां भी अपर एपिडर्मिस, एडैक्सियल एबैक्सियल था, यहाँ भी थे। यहाँ पर दोनों तरफ स्टोमाटा इक्वल होंगे, और दोनों तरफ देखो एनसीईआरटी में दो स्टोमाटा बनाया है, एक ऊपर में बनाया, एक नीचे में बनाया है। दोनों तरफ क्यूटिकल भी एक समान दिखेगा। ठीक है, फिर जाइलम एंड फ्लोएम भी होंगे। हाँ, यहाँ बंडल सित नहीं दिखाया, लेकिन होते हैं। यहाँ पर फिगर में बंडल सित तुम्हें लगेगा कि नहीं है, मोटा वाला पाइप जाइलम वाइलम दिख रहे हैं, फ्लोएम दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन रियल में होते हैं।
अब एक नया चीज, इन ग्रासेस certain adaxial epidermis cell along with the vein modify themselves in the bulliform cell। इसको पढ़ाता हूं, इसको समझना। वो क्या है, वो देखो, वो क्या है, इन लिखा इन ग्रासेस, ग्रासेस के अंदर में, ग्रासेस कैसे, मोनोकॉट, मोनोकॉट। तो ये मोनोकॉट में ही ऐसा चीज पाया जाता है, समझना। देखो ग्रासेस के जो अपर एपिडर्मिस है, हाँ जो अपर एपिडर्मिस है, जो तुमने उसे क्या कहा है, एडैक्सियल, एडैक्सियल का, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस में नहीं, अपर। यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल है, कुछ स्पेशल, ढेर सारे सेल है, ढेर सारे ऐसे सेल है ये। तो इसे स्पेशल सेल को उन्होंने कहा बुल्ली फॉर्म सेल, बुल्ली फॉर्म सेल। इसी को कहीं कहीं मोटर सेल भी कहते थे, मोटर सेल। तो यहां क्या कहा है, बुल्ली फॉर्म सेल। बोले क्या करेगा ये, तो बुल्ली फॉर्म सेल करता क्या है कि ये जब मान लो इसमें पानी अभी भरा हुआ है, वाटर अभी भरे हुए, जैसे ही गर्मी, यानी कि ये मान लो गर्मी का टाइम है और टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री है, गर्मी का दिन है, टेम्परेचर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा हो रहा है। तो प्लांट अपने आप को बचाए कैसे, ग्रास के अंदर लंबे लीफ होते हैं, लंबे लीफ दिखते हैं। तो ये बुल्ली फॉर्म सेल क्या करता है ना, अपने अंदर के जितने वाटर थे, पानी था, उस सारे पानी को लॉस कर देगा, निकाल देगा, बाहर निकाल देंगे, हवा में निकल जाएगा, उड़ करके निकल गया, सारे पानी बाहर से क्या हो गए, लॉस हो गए, निकाल दिया। अगर सारे पानी निकल जाएंगे तो ये सेल क्या सिकुड़ नहीं देगा, बैलून है, बैलून फूला हुआ है, तुमने उससे सारा हवा निकाल दिया, क्या ये पिचक नहीं जाएंगे, सिकुड़ नहीं जाएंगे। तो ये जो बुल्ली फॉर्म सेल थे वो काफी सिकुड़ गए ना। जब सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़ने को कहते हैं हम लोग फ्लैसिड, क्या कहते हैं, फ्लैसिड। जब ये सिकुड़ जाएगा, फ्लैसिड हो गया, तो ये क्या करेगा, जो आपके लीफ थे, ये ग्रास का लीफ था और सारे बुल्ली फॉर्म सेल अब फ्लैसिड हो गए, उसके अंदर का पानी निकल गया, तो ये लीफ को क्या कर लेंगे, रोल कर लेंगे। ऐसे तुमने देखा होगा, ग्रास को जरूर देखा होगा कि जो गर्मी के दिनों में उसके अंदर में घुमाव हो जाता है, रोलिंग। इसी को उन्होंने कहा है, एक वर्ड यूज कर दिया कि रोल कर गया ना। अब बताओ, रोलिंग हो जाएगा तो सरफेस एरिया घट गया या बढ़ गया, पहले बड़ा था, सरफेस एरिया ज्यादा थे, अब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन भी तो कम होगा, वाटर लॉस भी तो कम होगा। तो ये अपने आप को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया। लेकिन एक बार गर्मी खत्म हो गया, चलो मान लो रात हो गया, तो रात के अंदर में रूट से पानी अंदर जाएगा, अंदर जाएगा और इस बुल्ली फॉर्म सेल के अंदर पानी चले गए तो वापस से फूल गए, यानी बैलून है, अपने फूंक मारा तो बैलून के सेल ये बड़े बड़े हो गए। तो जब पानी से भर जाते तो उसे कहते हैं टर्जिड, क्या कहा, टर्जिड। और ये टर्जिड हो गया तो लीफ जो रोल था, मुड़ गया था, वापस से एक्सपोज कर देगा, खुल जाएंगे। अब देखिए सुबह होगी, सुबह हो गई तो लीफ क्या था, अनरोलिंग हो गई, अनरोलिंग हो गई, खुल गए। अब आराम से बड़े लीफ है, ज्यादा सनलाइट गिरेगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मजे से अपना लाइफ चल रहा है। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, मस्त लाइफ चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर फिर से 12 बजे गर्मी बढ़ने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो बुल्ली फॉर्म सेल क्या करेगा, अपने अंदर का पानी निकाल देगा, लॉस कर देगा, फिर से बैलून की तरफ पिचक जाएंगे, और जैसे ही चिपक जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, क्या रोलिंग वापस से हो जाएगी। तो यहाँ पर रोलिंग अनरोलिंग का खेल समझ में आया, अपने आप को बचाने के लिए। और हम लोग देखते भी तो हैं, ऐसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी। इन ग्रासेस, ग्रास के अंदर में सर्टेन एडैक्सियल वाले पे, अपर सरफेस पर, एपिडर्मिस अलोंग द वेन, जहां पर वेन है, जहां पर वेन थे यानी जाइलम फ्लूइड थे, उन्हीं के ऊपर वाले में मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज। वो सेल कैसा है, लार्ज है, बड़ा है, एम्प्टी एंड कलरलेस। ट्रिक कैसे याद करोगे, सेल CEL, सी का मतलब कलरलेस, ई का मतलब एम्प्टी, एल का मतलब लार्ज, खाली है, खोखले है, तभी तो पानी भरेगा। These are called bulliform cell.
When the bulliform cell in the leaf have absorbed water, जब इनके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड आर टर्जिड मतलब बैलून की तरह फूल जाएंगे, द लीफ सरफेस इज एक्सपोज, लीफ क्या हो जाएगा, खुल जाएंगे। व्हेन दे आर फ्लैसिड, जब पानी निकाल दिया, सिकुड़ गए, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, पानी की एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो रहा था, पानी की कमी हो गई, ठीक है ना, पानी निकाल दिया, दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, अब पूरी तरह से झुका लेंगे कि आप पानी का फर्दर ट्रांसपिरेशन से लॉस ना हो। आ गई बात समझ में? तो कर लोगे, क्वेश्चन आएगा अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे कर दोगे, कलरलेस, एम्प्टी और लार्ज, ये समझ में आ गई। चलो अब तुम्हें करना है क्या कि पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट, लीफ इज रिफ्लेक्टेड, ये क्या है पहले समझते हैं, फिर इस थ्योरी को पढ़ेंगे। ये क्या है देखो, आम की पत्ती, नहीं केले के पत्ते को देखो जो कि मोनोकॉट है, केला मोनोकॉट याद रखना। तो केले के पत्ते में जो मोनोकॉट है, जो तुमने केले के पत्ते को अगर देखा होगा, केले के पत्ते को देखा होगा, थोड़े बड़े तो होते ही, ठीक है। तो वहां पर सबसे पहले तुम्हें बीच में मिलेगा मिडरेव, मिडरेव या मेन वेन, मेन वेन या मिडरेव हो गए ना। चलो इसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम है, बड़े बड़े जाइलम फ्लोएम हो गए, ठीक है। अब यहां से निकलेगा लैटरल वेन, तो यहाँ लैटरल वेन देखो ऐसे, लैटरल वेन यानी साइड से जो निकले ना एक दूसरे के पैरेलल है, लैटरल वेन एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे ही तो दिखता है ना तुम्हें केले के पत्ते में, इसलिए यहाँ के वेनेशन को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। आई बात समझ में? वहां नेट जालीनुमा बना था, डाइकॉट में नेट बना दिया था, जाला बना दिया था, क्योंकि वेललेट थे, वेललेट ने जाला बना दिया, इसलिए वहां कहा था रेटिकुलेट वेनेशन। आम के पेड़ उसके लीफ गिर जाए, पीपल के लीफ गिर जाए, तो तुमने देखा होगा मरने के बाद भी लीफ में देखो जालीनुमा पूरा बच गया, तो वो नेट बन गया था ना, क्योंकि उसमें वेललेट थे, इसलिए नाम दिया रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट मतलब नेट की तरह जालीनुमा, और यहाँ वेललेट है ही नहीं, तो सर यहाँ लैटरल वेन है, तो लैटरल वेन क्या एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक है फिर दूसरा है फिर तीसरा है, एक सेम एक ही लाइन में दिख रहे हैं, तो यहाँ के वेनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल वेनेशन। यहाँ के वेनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। क्या बातें समझ में आ गई? और वहां के वेनेशन को क्या कहा था, रेटिकुलेट। तो मुझे बताओ ध्यान से, यहां पास लगभग लगभग सभी के अंदर तुम देखोगे तो जाइलम और फ्लोएम का साइज क्या इक्वल नहीं दिख रहे हैं, अगर मिडरिप छोड़ दो, पीले वाला छोड़ दो, मिडरिप छोड़ दो, तो जितने भी लेटरल वेन है क्या एक समान साइज के दिखते हैं, केले के पत्ते में एक समान साइज। यस सर। तो सारा का सारा जाइलम एंड फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल का साइज क्या है, सिमिलर या डिसिमिलर? सिमिलर है। केवल किसको छोड़ दोगे तो, मिडरिप, मिडरिप को छोड़ दोगे तो ना, जबकि वहां रेटिकुलेट में क्या था, रेटिकुलेट में तुम्हारा था बीच में काफी मोटे मिडरिप, फिर उससे निकले लैटरल वेन इधर मोटा फिर पतला होते जाता था, ऐसे होते थे ना, देखा भी होगा, इधर मोटा फिर यहाँ पर क्या थे, वेनलेट थे, उनके अलग साइज, मिडरिप का अलग साइज, लैटरल वेन के अलग साइज, वेनलेट के अलग साइज, तो यहाँ तो लगभग लगभग सभी के साइज अलग अलग दिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ दिखते थे अनइक्वल साइज की, और यहाँ लगभग सभी कैसे दिख रहे, इक्वल साइज के। कहाँ भाई, पैरेलल वेनेशन में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट, जो मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन है, लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज, वो सभी पैरेलल वेनेशन में जितने भी क्या थे, लेटरल वेन थे, सभी सिमिलर साइज के थे, ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन द मेन वेन, मेन वेन को अगर छोड़ दो तो, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ ना, तो केले के पत्ते में तो तुमने देखा है, आ गई ये लाइनिंग समझ में आ गई? यस सर। बस यही था, तो मेरे में से लीफ वाला पार्ट अब समझ में आ गया, आसान सा था, बस लॉजिक ये याद रखना है कि ओरिएंटेशन कैसा है। तो तुमने देखा तो हो गई होगा कि जब आम के पेड़ पत्ते लगे तो ऐसे दिखते हैं, और ग्रास वाला लगभग ऐसे दिखता है, मेज ग्रास में लगभग ऐसे दिखते हैं, और जब आपको ओरिएंटेशन मालूम है तो पता है कि सर ऊपर ज्यादा आना है,
Yes, तो ऊपर yes. ग्रीन कलर ज्यादा होगा, Mm, ऊपर से ज़्यादा वाटर लॉस भी ज्यादा होगा, इसलिए ऊपर की तरफ क्यूटिकल भी मोटे होंगे, स्टोमाटा का नंबर कम होगा, होगा, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ज्यादा होंगे, तो ज़्यादा यहाँ के सेल लंबे लंबे होंगे क्योंकि ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रख सके, और Yes. बीच में गैप नहीं बनाएंगे ना तो पानी निकलने का डर हो जाएगा। हम टाइटली डेंसली पैक्ड करेंगे तो यहाँ पास लंबे पैरेलल होंगे और टाइटली पैक्ड होंगे, नीचे की तरफ में सनलाइट इतना ज्यादा आएगा नहीं, पानी का लॉस होने का डर नहीं है, तो गर्मी से पानी ज्यादा लॉस होने का भी डर नहीं है, तो उसका टेंशन वेंशन की बात नहीं, ठीक है। और मोनोकॉट में तो ऐसा ओरिएंटेशन याद करना है, दोनों तरफ में एक समान लाइट आएगा, एक समान होगा सारा चीज, तो ये मोनोकॉट की कहानी है। बुल्ली फॉर्म सेल समझ में आ गया, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ लोगे, ठीक है। और कल वाला किया था तुमने, रूट वाला Yes, सारा sir. काम कर लिया, Yes, sir. रूट थोड़ा सा 100% समझ में आ गया, लीफ आज Yes. 100% समझ में आ गया, Yes, sir. स्टेम वाला मैं कल भेज दूंगा, कल मैं एक क्लास लूंगा, इसमें स्टेम डिस्कस करूंगा, स्टेम भेज दूंगा, तो तुम्हारा केवल एक ही टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जिसका नाम होगा तुम्हारा यहाँ पास सेकेंडरी ग्रोथ। सब बताया तुम्हें, थोड़ा बहुत तो सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में तुम्हें बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ का क्या चक्कर है, तो बोला था कि देखिए एंजियोस्पर्म दो तरह के, एक होंगे मोनोकॉट और एक होगा डाइकॉट। जो मोनोकॉट होंगे जैसे राइस, व्हीट, मेज, ग्रास, शुगर के, तो जो भी मोनोकॉट होते हैं छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और ये स्मॉल साइज के होते हैं, इनका लाइफ स्पान भी छोटा होता है, लाइफ स्पैन जो है वो छोटे होते हैं ना, और लाइफ स्पैन छोटा है तो ये लंबाई में तो ग्रोथ करेंगे, करेंगे, इनके अंदर में ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहना है, तो इनके अंदर कोई हार्ड वुड लाइक मोटा स्ट्रक्चर नहीं बनता नहीं बनता ना, एक आध एक्सेप्शन चलेगा, एक आध एक्सेप्शन जैसे कोकोनट में है वो बच्चा मोटा बना देता है, एक आध एक्सेप्शन चलेंगे, जनरली इनके अंदर में पूछा जाएगा तो केवल कौन सा ग्रोथ होगा, प्राइमरी ग्रोथ, क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगा, नहीं होगी, तो इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होना है, तो इनके अंदर कोई कैम्बियम नाम का टिश्यू भी नहीं चाहिए, और कैम्बियम नाम का टिश्यू नहीं होते हैं तो इनके अंदर में कैसा नेचर होगा, क्लोज नेचर का होगा ना। और डाइकोट को मैंने बोला था कि इनके साइज क्या होते हैं, बड़े, लाइफ स्पान ज्यादा दिन होते हैं, तो आम का पेड़ 100 साल तक जिंदा रहेगा, तो वो प्लांट लंबाई तो बढ़ाएगा ही आम का, प्राइमरी ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, लेकिन आम के प्लांट में जब वो मैच्योरिटी पे जाएगा, ओल्ड स्टेज में आ गया, 3 साल 4 साल हो गए, तो वो आम के प्लांट को लगेगा कि भाई अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं, अगर मोटा नहीं हुए तो हवा से गिर सकते हैं ना, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने मैच्योरिटी पे अपना मोटापा भी बढ़ा दी, तो मोटापा का बढ़ना क्या कहलाता है, सेकेंडरी ग्रोथ। और अगर आपको सेकेंडरी ग्रोथ करना है तो आपको एक टिश्यू बनाना पड़ेगा, आपके अंदर में रखना पड़ेगा, क्या, कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, वही लेटरल मेरिस्टेम का नाम कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम को ही कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, कैम्बियम होगा तो ये नेचर वाइज कैसे हो जाएंगे, ओपन नेचर के हो जाएंगे, तो डाइकॉट ओपन नेचर को होगा क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करना है, कैम्बियम रिंग रखेगा। मोनोकॉट को सबसे मतलब नहीं, मोनोकॉट को मतलब ही नहीं, तो अब प्रॉब्लम ये है कि डाइकॉट का कौन सा पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से बताया कि तुम्हारे पास रूट है, स्टेम है और लीफ है, तो रूट तो पतले थे, इनको क्या करना है, अपना लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो ये चाहते हैं लंबाई बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मोटा हो जाते हैं, तो हवा तेज चलेगा गिर जाएंगे, तो इन्होंने अपने मोटापा पे तो काम किया और इन्होंने मोटापा भी बढ़ा लिया, सेकेंडरी ग्रोथ तो कर लिया, लेकिन अगर स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा और रूट पतले हैं गिर जाएंगे, तो अगर स्टेम मोटा है तो रूट को भी मोटा, रूट जो पतले हैं तो रूट को भी मोटा होना पड़ेगा, तो रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा, तो स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा और रूट में भी होगा, लेकिन तुमने कभी लीफ में नहीं देखा होगा, नो सर, किसी भी लीफ के देखो, पीपल के पेड़ के लीफ को देखो, आम को देखो, लीफ बनते हैं पतले ही होते हैं, फिर मर के नीचे गिर जाते हैं, ज्यादा दिनों तक थोड़ी ना इनको भी जिंदा रहना है, ठीक है, नया बना फिर से टूट करके गिर गया, और लीफ अगर मोटे हो जाते हैं तो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस बहुत दूर हो जाते हैं,
तो सनलाइट अंदर तक नहीं जा पाता, और सनलाइट अंदर तक नहीं जाता तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाते। तो जाहिर सी बात है कोई भी लीफ हो, मोनोकॉट या डाइकॉट किसी का भी हो, वो सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं करेगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ केवल दो ही जगह होंगे, एक होगा डाइकॉट के स्टेम में और एक डाइकॉट के रूट में। ठीक है, अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैसे कैम्बियम बनेंगे, ये पूरी कहानी पढ़नी है। इसी पूरी कहानी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो हम लोग करेंगे अगले क्लास में आराम से, लेकिन अब तुम क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग वाला पूरा टॉपिक तुमने टिश्यू इश्यू पूरा पढ़ लिया है, रूट अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, लीव भी अच्छे से पढ़ लिया है, स्टेम वाला टॉपिक भी मैं दे दूंगा। तो अब तुम्हारा यहां तक सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैं एक बुक शेयर कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बनाना, आसान से क्वेश्चन होंगे, बनेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी को रीड करो, जो भी समझ में ना आए, जो भी समझ में ना आए उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अंडरलाइन करके वो निकाल। तुम्हारा मेन काम नीट में क्या है, कि मेन तो नीट करना है, तो उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, फिगर का एक एक चीज वो 100% एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में, एक एक चीज, एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो अपने आप चीजें आसान हो जाएगी। तो तुम्हारा मेन काम यही है कि तुम्हें एनसीईआरटी के वर्ड बाय वर्ड चीजें आ जाए। तो ये हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे क्लास में, और उसके बाद भी कुछ नया टॉपिक करेंगे, नया चैप्टर्स करेंगे जो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आगे में काफी काम आएगा। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक हम लोग करते हैं। चलो ठीक है, तो इसको कर लेना, एनसीईआरटी तो तुम्हारे पास है ही, रिवाइज कर लेना, बुक में एक शेयर कर दूंगा अभी, और उससे कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ सर जूलॉजी, अब जूलॉजी के लिए मैं